नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं एस यादव किलोल आपका ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है एक सामान्य सा टॉपिक है जो हर लेवल पर काम आने वाला, जिसका नाम है पाठ्यचर्या। इंग्लिश में कहा जाता है करिकुलम। साथियों, ये जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक चाहे हमारा L1 हो, चाहे L2 हो, या हम कहें हमारा SST सेकंड ग्रेड हो या कोई अदर सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट में काम आने वाला एक कॉमन सा टॉपिक है जिसको मैं आज लेकर आया हूं, जिसका नाम है करिकुलम या पाठ्यचर्या। कोई भी विषय हो सकता है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ कि जैसे अपने आरटेट या रीट के अंदर जो राजस्थान में जो परीक्षा होती है, उसके अंदर भी देखिए जो मनोविज्ञान वाला पोर्शन है उसमें भी देखिए करिकुलम के बारे में लिखा गया है। और करिकुलम के धीरे धीरे डेवलपमेंट को देखेंगे और लास्ट में देखेंगे हम इसके सेकंड पार्ट में NCF 2005। तो साथियों, अभी तो देखिए हमारे पास जो नवीनतम दस्तावेज है वो कौन सा है, करिकुलम 2005। लेकिन जल्द ही आने वाला है करिकुलम और भी नया, क्योंकि जब जब शिक्षा नीतियां होती हैं तब तब देखिए नए नए करिकुलम आते हैं। एक सीक्वेंस होती है, याद रखना इस चीज को। सबसे पहले देखिए शिक्षा नीति आती है, शिक्षा नीति के बाद फिर बनाई जाती है पाठ्यचर्याएं। तो जैसे हम बात करेंगे एक एक के क्रम से कि कब कब हमारी नई नई पाठ्यचर्याएं बनी। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि अभी हमारी 2020 नई एजुकेशन पॉलिसी बन गई है और जिसे धीरे धीरे क्रमिक रूप से लागू किया जा रहा है। तो अब उसका दूसरा जो भाग आता है वो है NCF। उसका NCF भी तैयार किया जा रहा है, उस पर काम चल रहा है। पहले स्टेट लेवल पर काम चल रहा है, फिर उसके बाद देखिए नेशनल लेवल पर काम होगा। और जैसे ही नई पाठ्यचर्या आएगी तो हमारी पाठ्य पुस्तकें भी बदल जाएंगी। क्यों पाठ्य पुस्तकें इसलिए बदलेंगी? क्योंकि हमारा सिलेबस चेंज होगा। तो पाठ्य पुस्तकें बदलेंगी तो देखिए हमारी शिक्षण अधिगम की सामग्रियां भी बदल जाएंगी। तो आप लोगों को भी तैयार रहना है नए बदलाव के साथ, नई शिक्षा नीति के साथ। लेकिन अभी तक जो हमारे पास दो दस्तावेज है वो है NCF 2005। उससे पहले की हम कहानी पढ़ेंगे आज के इस वीडियो के अंदर, देखेंगे ये पाठ्यचर्या क्या होती है, सिलेबस क्या होता है और इन शब्दों में क्या अंतर है, और पाठ्यचर्या निर्माण के कौन से सिद्धांत होते हैं और कितने प्रकार की पाठ्यचर्याएं होती हैं। इन सब पर हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपने इसके अंदर देखिए जिसका नाम है पाठ्यचर्या या शिक्षा क्रम। दोनों को एक ही कहा गया और इंग्लिश में कहा जाता है करिकुलम। तो हम सबसे पहले देखिए यहाँ पर देखते हैं पाठ्यचर्या या इंग्लिश में क्या कहा जाता है, करिकुलम। साथियों याद रखना, एक जो मैं यहाँ पर आपको बना के बता रहा हूँ, सबसे पहले देखिए आती है एजुकेशन पॉलिसी NEP। उसके बाद देखिए आता है हमारा करिकुलम जिसे हम कह देते NCF। उसके बाद देखिए साथियों फिर बनता है सिलेबस, और सिलेबस के बाद बनती है देखिए हमारी टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के बाद देखिए उसके बनती है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री। ये सीक्वेंस होती है। याद रखना, जब जब नीतियां बनती हैं तब तब देखिए नया करिकुलम आता है, पाठ्यचर्या आती है। अब इसी करिकुलम जो शब्द है इसको हम जानेंगे। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो सारी चीजें हमारे पास हैं, एक एक करके इन शब्दों के अर्थ को भी हम समझेंगे। अब करिकुलम के देखिए इसको तीन रूपों में समझेंगे हम अर्थ को। तीन कौन कौन से? सबसे पहले शाब्दिक, फिर संकुचित अर्थ में और फिर विस्तृत अर्थ में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं शाब्दिक अर्थ में। शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ की बात करें तो हम पाठ्यचर्या शब्द या देखिए दूसरा हमारे पास क्या है, करिकुलम। और इसी पाठ्यचर्या शब्द को देखिए यदि हम बात करते हैं, ये जो अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है करिकुलम, कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? अंग्रेजी में लिखा है। अंग्रेजी भाषा के ये जो करिकुलम जो शब्द है, करिकुलम, ये जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसकी उत्पत्ति कौन सी भाषा से मानी जाती है? साथियों इसकी उत्पत्ति मानी जाती है लैटिन भाषा से। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति होती है लैटिन भाषा से। कौन सी भाषा से? लैटिन भाषा। और लैटिन भाषा में देखिए एक शब्द है क्योरे, उससे इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। कौन सा शब्द है? क्योरे शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और इस शब्द का देखिए अर्थ होता है रेस कोर्स।
क्या होता है इस शब्द का अर्थ? क्योरे शब्द का अर्थ, और इस शब्द का अर्थ जो मैंने यहां पर बताया अंग्रेजी में रेस कोर्स, और हिंदी में इसे कहा जाता है दौड़ का पथ। अर्थात देखिए ये हमारे पास देखिए एक पथ है जिसके ऊपर बच्चा वर्ष भर दौड़ता रहता है अपना डेवलपमेंट करने के लिए। अब देखिए ये जो पूरा का पूरा आप जो देख रहे हैं इसके ऊपर बच्चा दौड़ता है पूरे वर्ष भर, किसके लिए दौड़ता है? अपने सर्वांगीण विकास करने के लिए, और इसी दौड़ के पथ को नाम दिया जाता है करिकुलम। तो ये हमारे पास क्या है? करिकुलम है। देखिए करिकुलम, जिस पर बच्चा वर्ष भर दौड़ता है। तो शाब्दिक अर्थ निकल के आता है हमारे पास। ये देखिए कि करिकुलम शब्द जिसकी उत्पत्ति होती है लैटिन भाषा से, और लैटिन भाषा के कौन से शब्द से होती है? क्योरे शब्द से होती है, जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है रेस कोर्स, और हिंदी में जिसका अर्थ होता है दौड़ का पथ। यानी बच्चा देखिए वर्ष भर देखिए इस पथ पर दौड़ता है अपना विकास करने के लिए, या हम कहें शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यहां बच्चा दौड़ता है, या बच्चे का सर्वांगीण विकास करने के लिए देखिए इस पथ पर दौड़ाया जाता है। ये पथ ही क्या है? करिकुलम, जो हमारे शिक्षा के क्या है? उद्देश्य है। अब इसके बाद हम दूसरे अर्थ में देखेंगे, शाब्दिक अर्थ के बाद देखिए यहां पर देखते हैं हम संकुचित अर्थ में। संकुचित अर्थ में, और संकुचित अर्थ में देखिए कई बार इसी शब्द को पाठ्यचर्या शब्द को देखिए कहा जाता है पाठ्यक्रम। क्या कहा जाता है? पाठ्यक्रम। और पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में कहा जाता है सिलेबस। जैसा कि देखिए नाम से ही पता लग रहा है, पाठों का क्रम, पाठों का क्रम, यानी जहां पाठ्यक्रम से लिखे जाते हैं उसी चीज को पाठ्यक्रम या सिलेबस कहा जाता है, और इसी चीज को हम विषय वस्तु भी कहते हैं। विषय वस्तु, क्या कहते हैं हम? विषय वस्तु भी कहते हैं। और जहां पाठों को क्रम से लिखा जाता है वो बच्चे की क्या होती है? पाठ्य पुस्तक होती है। क्या होती है? पाठ्य पुस्तक। और पाठ्य पुस्तक में जो ज्ञान दिया जाता है वो होता है केवल ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति कराना, क्योंकि पाठ्य पुस्तक के माध्यम से बच्चों को सूचनाएं देना। इसलिए हम यहां पर कौन से उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं? ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति। केवल और केवल देखिए एक ही उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं, और वो उद्देश्य हमारा कौन सा है? ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो यहां देखिए पाठ्यक्रम, पाठों का क्रम, पाठ्यक्रमों का क्रम किसमें मिलेगा? पाठ्य पुस्तक। और पाठ्य पुस्तक को हम क्या कहते हैं? पुस्तकीय ज्ञान। पुस्तकीय ज्ञान, और पुस्तक का जो ज्ञान होता है वो ज्ञान कौन सा होता है? ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित होता है। अर्थात इसका जो संबंध होता है किससे होता है? उद्देश्यों से। उद्देश्य केवल एक उद्देश्य से, ज्ञानात्मक उद्देश्य से। अब उसके बाद देखिए और भी यदि हम कहें इसको कोर्स की किताबें हैं, या हम ये कह दें कि एक तरह से देखिए पढ़ने का कोर्स, या देखिए हम अपनी अच्छे से भाषा में और भी कह सकते हैं अध्ययन का कोर्स। अध्ययन का कोर्स किसको कहा जाता है? अध्ययन के कोर्स, इसको कहा जाता है पाठ्यक्रम को। तो पहले शाब्दिक अर्थ देखा, फिर हमने देखा संकुचित, क्योंकि बच्चों द्वारा देखिए कई बार बोल दिया जाता है इसी पाठ्यचर्या को किस नाम से? पाठ्यक्रम। और पाठ्यक्रम के लिए हमने जो शब्द काम में लिया है अंग्रेजी में सिलेबस, और हिंदी में इसको विषय वस्तु भी कहते हैं। पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ क्या है? पाठों का क्रम, जो कहाँ मिलेगा? हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत। पुस्तक के अंदर होने के कारण हम इसे क्या कहते हैं? पुस्तकीय ज्ञान। और पुस्तकीय ज्ञान से कौन से उद्देश्य की पूर्ति होती है? हमारी ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति होती है। इसके बाद देखिए अब हम देखते हैं इसका विस्तृत अर्थ। तीसरे रूप पर देखते हैं हम विस्तृत या व्यापक। विस्तृत या व्यापक अर्थ, तीन रूपों में देखिए हम इसके अर्थ को देखते हैं करिकुलम का। अब देखिए यहां एक शब्द आता है हमारे पास जिसका नाम है पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या, और पाठ्यचर्या की यदि हम बात करें तो यहां सीधा सा है, दूसरा नाम है इसका शिक्षा क्रम। शिक्षा क्रम।
अर्थात देखिए नाम से ही पता लग रहा है शिक्षा के उद्देश्यों को क्रम से लिखा जाता है। तो शिक्षा क्रम का संबंध किससे होता है? शिक्षा के उद्देश्यों से। किससे संबंध है? शिक्षा के उद्देश्य। और शिक्षा के उद्देश्य कितने होते हैं? 3। एक उद्देश्य का नाम है ज्ञानात्मक, दूसरे उद्देश्य का नाम है भावात्मक, और तीसरे उद्देश्य का नाम है क्रियात्मक। 3 उद्देश्य देखिए शिक्षा के, 1, 2 और 3। इन तीनों उद्देश्यों को जिसमें शामिल किया जाता है उसको कहा जाता है शिक्षा क्रम। अर्थात शिक्षा क्रम का संबंध किससे होता है? शिक्षा के उद्देश्यों से। और यहां तीनों उद्देश्यों को जब समाहित किया जाता है और उसकी एक पुस्तक तैयार की जाती है, उसी पुस्तक या संदर्शिका को देखिए हम क्या कहते हैं? करिकुलम कहते हैं, अर्थात पाठ्यचर्या कहते हैं। और इसका केवल एक भाग जो ज्ञानात्मक था वो कहलाता है सिलेबस। अब हम देखिए इसको और अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो पाठ्यचर्या दी है उसका संबंध क्या है? शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करना। और यह भी आता है, ये जो पाठ्यचर्या बनाई जाती है किसी न किसी एजेंसी द्वारा बनाई जाती है। जैसे भारत में पाठ्यचर्या बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? NCERT दिल्ली, जो 1ली से 12वीं तक की पाठ्यचर्या बनाती है। और राजस्थान में देखिए RSCERT किसको दिया गया है? RSCERT। तो देखिए RSCERT राजस्थान में पाठ्यक्रम बनाती है 1 से 8। 9 से 12 के लिए देखिए सहयोग किया जाता है RSCERT के साथ साथ BSER, यानी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन राजस्थान। ये दोनों एजेंसियां मिलकर देखिए अपने यहां पर पाठ्यक्रम बनाती है। 1 से 8 का तो स्पेशल कौन बनाती है? RSCERT। कहां पर है ये? उदयपुर भी। और इसी को जिम्मेदारी किसकी दे रखी है? पाठ्यचर्या बनाने की जिम्मेदारी दे रखी है। इस तरह से देखिए विस्तृत अर्थ के अंदर होता है शिक्षा के तीनों उद्देश्यों को समाहित किया जाता है जिस संदर्शिका में, और जिसको देखिए बच्चा विद्यालय के अंदर प्राप्त करने की कोशिश करता है। अब मैं आपको एक अंतर करके बताऊंगा, विस्तृत और व्यापक, और उसके साथ साथ देखिए जो हमारे पास संकुचित अर्थ था इन दोनों के अंदर। और यहां हम अंतर कर लेते हैं। देखिए एक तरफ तो हम लिख लेते हैं संकुचित अर्थ, और दूसरी तरफ लिखते हैं हम व्यापक अर्थ। ठीक है भी। अब देखिए संकुचित अर्थ में तो हमने जो नाम दिया है वो है पाठ्य वस्तु, या कहा जाता है सिलेबस, और इसको कहा जाता है पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या या शिक्षा क्रम। शिक्षा क्रम देखिए इसका संबंध होता है पढ़ने योग्य सामग्री से या अध्ययन का कोर्स। अध्ययन का कोर्स अर्थात एक तरह से हम कह सकते हैं पाठों का क्रम। लेकिन यहां यदि हम देखें, यहां इसका उद्देश्य होता है बालक का सर्वांगीण विकास करना। बालक का सर्वांगीण विकास करना। और बालक के सर्वांगीण विकास में देखो 3 उद्देश्य शामिल होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। 3 उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। और यहां केवल देखिए अध्ययन के कोर्स से हमें एक ही उद्देश्य की प्राप्ति होती है, ज्ञानात्मक उद्देश्य की। इस तरह से इन दोनों में हम अंतर कर सकते हैं। अर्थात ये कैसे पाठ्यचर्या का भाग है, कौन? पाठ्य वस्तु, क्योंकि ये ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसे देखिए हम एक वेन आरेख से भी बना सकते हैं। ये तो है हमारी पाठ्यचर्या जिस पर बालक दौड़ता रहता है और अपना सर्वांगीण विकास करता है 3 उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए। और इसी पाठ्यचर्या का एक छोटा सा भाग होता है जिसे हम कहते हैं सिलेबस, और इसको क्या कहेंगे हम? पाठ्यचर्या।
अब शायद आप समझ गए होंगे पाठ्यचर्या और सिलेबस शब्द में, क्योंकि पाठ्यचर्या में शिक्षा के उद्देश्य शामिल होते हैं। तो देखिए पाठ्य वस्तु के अंदर क्या होता है, केवल ज्ञानात्मक उद्देश्य होते हैं, बच्चों का केवल ज्ञानात्मक विकास करना और यहाँ बच्चे का होल डेवलपमेंट करना, यानी उसका सर्वांगीण विकास करना और तीनों उद्देश्यों की प्राप्ति करना। इसलिए ये व्यापक अर्थ में प्रयोग होता है और इसका संकुचित। अब आम चलन में देखिए हम दोनों को एक ही चीज बोल देते हैं, पाठ्यक्रम। सामान्यतः हम बोल देते हैं, अलग अलग विद्वान देखिए कहते हैं दोनों चीजें अलग अलग होती हैं, और इस तरह से हम दोनों में क्या कर लेते हैं, अंतर भी कर लेते हैं। अब देखिए हम इसका करिकुलम का अर्थ समझने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और कुछ परिभाषाओं को देखते हैं। जैसे सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली एक परिभाषा कनिघम की। ये पाश्चात्य देखिए एक विचारक हैं जिनका नाम है कनिघम। उनके अनुसार एक बहुत ही अच्छी परिभाषा दी गई है किसकी, हमारी पाठ्यचर्या की, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पाठ्यक्रम, कलाकार, कलाकार किसको कहा गया, शिक्षक। पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में एक यंत्र है। क्या है, एक यंत्र है जिससे वह अपनी सामग्री, सामग्री कौन है, सामग्री होता है बालक, को अपने आदर्श अनुसार। अब देखिए हमारे पास क्या है, आदर्श, और आदर्श क्या है हमारे पास है स्कूल, यानी जो पाठ्यचर्या है, अनुसार अपने कालागृह, कालागृह कहा जाता है स्कूल। कालागृह किसको कहा गया, स्कूल में चित्रित कर सकता है, चित्रित नहीं है विकृत कर सकता है। या हम देखिए इसको, चलो इसको इस तरह से पढ़े, कालागृह में चित्रित कर सके। किसको, देखिए शिक्षक के लिए कहा गया है और बच्चे के लिए कहा गया, और एक स्कूल। तो कालागृह किसको माना गया है, स्कूल को माना गया है। किसने परिभाषित किया, कनिघम ने। और देखिए मुनरो ने भी बहुत अच्छी बात कही है, पाठ्यक्रम में वे समस्त अनुभव, किसकी बात कर रहा है, अनुभव निहित हैं जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। शिक्षा के तीनों उद्देश्यों की बात कर रहा है ये कौन, मुनरो। और देखिए उसके बाद हेनरी हैरप के अनुसार, इन्होंने तो देखिए इसको एक मुद्रित यानी प्रिंटेड क्या बता दी, संदर्शिका। संदर्शिका का मतलब होता है जिसमें निर्देश लिखे हो कि कैसे कैसे शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है। तो देखिए क्या कहा है, पाठ्यचर्या मात्र एक मुद्रित संदर्शिका है जो यह बताती है कि विद्यार्थी को क्या सिखाना है, अर्थात विद्यार्थी को क्या सिखाना है। ये कौन बताती है, यहां यदि हम बात करें तो देखिए सीधा सा है, क्या सिखाना है, कौन कहते हैं, हेनरी हैप। उस मुद्रित संदर्शिका के अनुसार देखिए शिक्षक चलता है और बच्चों को समय के अनुसार क्या सिखाना है। सिखाने का मतलब है कौन कौन से उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है। इस तरह से देखिए हम देखते हैं इसका अर्थ। अब उसके बाद देखिए पाठ्यचर्या के मानदंड बताए गए हैं कुछ। कोई भी पाठ्यचर्या उसको कितने मानदंडों में बांटा गया, 4। ये परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो देखिए विषय यानी सब्जेक्ट होता है। दूसरी बात, उसमें अनुभवों को शामिल किया जाता है, एक्सपीरियंस। तीसरा देखिए बच्चों के अंदर क्या डेवलप किए जाते हैं, कौशल, स्किल। और चौथी बात होती है अभिवृत्तियां, और अभिवृत्तियों को हम कहते हैं दृष्टिकोण। बच्चे का देखिए नजरिया बदला जाता है, दृष्टिकोण, और नजरिया भी कैसा बनाया जाता है, सकारात्मक नजरिया बनाया जाता है बच्चों का। तो देखिए कोई भी पाठ्यचर्या जब बनाई जाती है तो उसके कितने मानदंड बनाए गए हैं, 4 मानदंड बनाए गए हैं, विषय, अनुभव, कौशल और अभिवृत्तियां। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए पाठ्यक्रम का संगठन की विधियां, यानी पाठ्यक्रम निर्माण की विधियां। और पाठ्यक्रम निर्माण की 2 तरह की विधियां होती हैं सामान्यतः जब हम पाठ्यक्रम बनाते हैं। तो एक विधि को कहा जाता प्रकरण विधि, और दूसरी विधि को कहा जाता चक्रीय विधि या कुंतल विधि। और इसी विधि को अंग्रेजी में कहा जाता स्पाइरल, स्पाइरल विधि। और स्पाइरल देखिए इस तरह से,
एक बार शुरू हो जाए उसके बाद वो चीज समाप्त नहीं होती, कंटिन्यू बढ़ती रहती है। नाम से ही पता चल रहा, चक्रीय, कुंतल या स्पाइरल, अर्थात बच्चों के सामने कोई विषय वस्तु जब दी जाती है तो उसका थोड़ा थोड़ा अंश हर कक्षा में दिया जाए। जैसे कक्षा 6 में थोड़ी सी विषय वस्तु, 7वीं में उसकी थोड़ी सी और ज्यादा विषय वस्तु, 8वीं में उसकी और विषय वस्तु। इस तरह से जब विषय वस्तु बच्चे के सामने दी जाती है पाठ्यक्रम के अंदर या पाठ्यचर्या में, तो उसको कहा जाता है चक्रीय कुंतल विधि। और जब देखिए एक प्रकरण एक ही कक्षा में दिया जाए, अगली कक्षा में उसे नहीं पढ़ाया जाए, तो उसे कहा जाता है प्रकरण विधि। एक ही कक्षा में कोई अवधारणा का अध्ययन कराना या किसी प्रत्यय का अध्ययन कराना एक ही कक्षा में, तो उसको तो क्या कहेंगे, प्रकरण विधि। और यदि किसी भी अवधारणा को अलग अलग स्तर पर अध्ययन कराना, अलग अलग स्तर पर या अलग अलग कक्षाओं में अध्ययन कराना, अब आप देखिए भारत का भूगोल एक ही कक्षा में पढ़ा दिया जाए तो ठीक है, वो कौन सी विधि होगी, प्रकरण। अब भारत का भूगोल थोड़ा सा पार्ट तो किस में पढ़ा दिया जाए, 6ठी में, थोड़ा सा पढ़ा दिया जाए 7वीं में, थोड़ा सा 8वीं में, तो ये कौन सी विधि हो गई है, चक्रीय या कुंतल विधि। यानी कई कक्षाओं में पढ़ाना उसी अवधारणा को अलग अलग स्तर पर, तो कुंतल या चक्रीय या स्पाइरल मेथड हो गया। और एक ही कक्षा में पढ़ाना क्या कहलाता है, प्रकरण विधि। इस तरह से पाठ्यक्रम देखिए बनाए जाते हैं समय के अनुसार। और उसके बाद देखेंगे पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत। और पाठ्यचर्या निर्माण के जो सिद्धांत हैं उनकी हम यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि पाठ्यचर्या जो बनाई जाती है किसी ना किसी सिद्धांत को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। और उसी चीज को देखिए हम एक तरह से देखिए क्या कह देते हैं, पाठ्यचर्या के प्रकार भी, क्योंकि इन सिद्धांतों से ही किनका निर्माण होता है, पाठ्यचर्या के प्रकार का निर्माण होता है। तो यहाँ हम देखते हैं, देखिए एक एक करके। सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूं क्रियाशीलता पर आधारित तो पहला देखिए जो शब्द लिखा है क्रियाशीलता। अब देखिए जॉन डीवी मोदी ने सबसे ज्यादा जोर दिया था कि बालक को क्या रखा जाए, सक्रिय। और जब पाठ्यचर्या निर्मित की जाए तो बालक को केंद्र में रखकर देखिए उसका निर्माण किया जाना चाहिए। इसलिए ऐसी को कहा जाता है बाल केंद्रित पाठ्यचर्या। क्या कहा जाए इसे, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या कहा जाएगा, जो किस पर आधारित हो, क्रियाओं पर आधारित हो, लर्निंग बाय डूइंग। तो इस तरह से देखिए इस पर सबसे ज्यादा जोर देने वाले कौन थे, जॉन डीवी। और उसके साथ साथ देखिए जॉन डीवी से पहले भी पेस्टालोजी ने भी कहा है, पेस्टालोजी। और पेस्टालोजी के साथ साथ देखिए रूसो ने भी कहा था बच्चे से ज्यादा क्रियाएं करवानी चाहिए, अर्थात क्रियाशील, लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित पाठ्यचर्या होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ जो हम पाठ्यचर्या देख रहे हैं कौन सी है, यहाँ हम बात कर रहे हैं क्रियाशीलता। और क्रियाशीलता के अंदर भी किसको केंद्र में माना गया है, बच्चे को केंद्र में माना गया, इसलिए इसको कहते हैं बाल केंद्रित पाठ्यचर्या भी कहते हैं। और देखिए इसके अलावा देखिए दूसरा यदि हम और बात करें, अनुभव आधारित पाठ्यचर्या। अब देखिए यहां बात की गई है टीपी नन ने, भारतीय शिक्षाविद जिनका नाम था टीपी नन ने सर्वाधिक जोर दिया इस तरह के पाठ्यचर्या पर।
किसने? टीपी नन ने। उन्होंने कहा कि अनुभव पर आधारित कहा जाता, अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक है। बच्चा कोई ना कोई कार्य के अनुभव प्राप्त करता है, अर्थात उसका अभ्यास करता है और फिर देखिए उस कार्य में क्या हासिल कर लेता है, दक्षता हासिल कर लेता है। अर्थात अनुभव का मतलब है इसका सीधा संबंध किससे? रचनात्मकता। यानी बच्चे से कोई ना कोई रचनात्मक कार्य करवाने चाहिए। किस पर जोर देता है? रचनात्मक विकास पर जोर देता है ये पाठ्यक्रम, विकास पर जोर देता है। और देखिए इसके बाद यदि हम और देखें, तीसरे नंबर पर देखिए, अनुभव के बाद देखिए यहां पर हम देखें और जिसे हम कहते हैं विषय केंद्रित, विषय केंद्रित पाठ्यचर्या। नंबर 3, पाठ्यचर्या और विषय केंद्रित इस तरह का पाठ्यक्रम देखिए भारत में पढ़ाया जाता है, भारत में। अर्थात ऐसे पाठ्यक्रम को कहा जाता है पाठ्य पुस्तक केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित। और भारत में जो पाठ्यचर्या बनाई जाती है हमेशा पुस्तकों को ध्यान में रखकर इन पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाता है हमारे देश में। और भारत का जो पाठ्यचर्या होती है किस पर आधारित होती है? विषय केंद्रित सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा देखिए एक विधि हमने और पढ़ी थी, सह संबंध, सह संबंध, या इसे अंग्रेजी में कहते हैं कोरोलेशन और हिंदी में कहा जाता है समवाय केंद्रित पाठ्यचर्या, पाठ्यचर्या। इसका मतलब होता है एक विषय से दूसरे विषय को जोड़कर पढ़ाना। कभी भी देखिए सिंगल विषय नहीं पढ़ाए जाएं। विषयों में जब संबंध स्थापित किया जाता है विषय वस्तु के आधार पर तो उसे कहा जाता है सह संबंध, कहा जाता है कोरोलेशन या समवाय। और इसके जन्मदाता देखिए कौन थे? हर्बार्ट महोदय को इसका क्या माना जाता है? जन्मदाता माना जाता है। किसका? सह संबंध या समवाय का जनक माना जाता है, जनक या पिता कहा जाता है। और इस विधि से भी पढ़ाना चाहिए। अर्थात जो हमारी पाठ्यचर्याएं उनका निर्माण भी कैसे हो? समवाय पर आधारित, विषयों में आंतरिक रूप से उनमें संबंध स्थापित हो, इस तरह का पाठ्यक्रम होना चाहिए। इसके अलावा देखिए और भी, जैसे एकीकृत, एकीकृत केंद्रित पाठ्यचर्या। अब यहां देखिए एकीकृत, एकीकृत के लिए देखिए जॉन डीवी का विचार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जॉन डीवी ने कहा था ज्ञान एक ही है, ज्ञान एक ही है और बालक को कैसे दिया जाना चाहिए? समग्र रूप से देना, समग्र रूप से देना, टुकड़ों में बिल्कुल भी नहीं देना बच्चे को। जैसे अपने घर के आंगन का एक पेड़, तो पेड़ है तो उसे पेड़ की तरह पढ़ाया जाना चाहिए, शाखाओं के रूप में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज्ञान एक ही है और वो बच्चे को कैसा दिया जाए? समग्र रूप से। और ज्ञान एक ही है और समग्र रूप से अध्ययन पर आधारित है, वो है गेस्टाल्ट विचार, विचारधारा। तो इस तरह से देखिए यदि हम देखें एक एक करके देखिए पाठ्यचर्या निर्माण के बहुत सारे सिद्धांत हैं। एक तो क्रियाशीलता और बाल केंद्रित, उसके बाद देखिए अनुभव आधारित, और उसके बाद हमने देखा विषय केंद्रित, और उसके बाद समवाय या सह संबंध पर आधारित, और उसके बाद आता है एकीकृत, इंटीग्रेटेड, और इसी को दूसरा नाम है समेकित। जैसे मैं आपको बताऊं, अपने देश के अंदर जो सामाजिक अध्ययन नाम की जो पुस्तक चलती है कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, और उसकी विषय वस्तु कैसी है? समेकित होती है और एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। अब देखिए हम देखते हैं कोई भी पाठ्यचर्या हो उसके उद्देश्य, और सामान्यतः कौन कौन से ऐसे उद्देश्य हैं जो पाठ्यचर्या में समाहित होने चाहिए। उन उद्देश्यों को मैंने क्रम से लिखा है। विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करने वाला, यानी सबसे पहला उद्देश्य होता है बच्चे का होल डेवलपमेंट करना, उसका ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक विकास। तो पाठ्यचर्या में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है बालक का सर्वांगीण विकास करना, अर्थात विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना। दूसरा उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों की आवश्यकता
उसकी रुचि, उसकी योग्यता और उसकी क्षमता और अभिव्यक्ति का विकास करना। यानी कहने का मतलब है बच्चे की आवश्यकता, रुचि, योग्यता, क्षमता और स्तर, इनको ध्यान में रखते हुए पाठ्यचर्या का निर्माण करना, और ये इसका दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उसके बाद देखिए मानसिक क्रियाओं से संबंधित भी है चिंतन, तर्क, निर्णय एवं निरीक्षण शक्तियों का विकास करना। यानी ज्यादा किस पर दिया गया? मानसिक शक्तियों का विकास करने के भी उद्देश्य को शामिल किया गया। और उसके बाद आता है सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य क्या होता है? प्रेम, सद्भावना, एक दूसरे का सहयोग करना, मिलजुल कर कार्य करना, ये सब कैसे मूल्य हैं? हमारे सामाजिक मूल्य होते हैं। उसके बाद देखिए आगे दिया है सभ्यता एवं संस्कृति का हस्तांतरण। क्योंकि देखिए शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हमारी सभ्यता और संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हम क्या करते हैं? हस्तांतरण करते हैं। और उसके बाद देखिए इनका और क्या करना है? डेवलपमेंट, विकास भी करना है। छठे नंबर पर राष्ट्रीय विरासत की समझ तथा निष्ठा का विकास करना। तो राष्ट्रीय जो हमारी विरासत है बच्चों में उसकी समझ विकसित करना और उसकी निष्ठा यानी उसके प्रति समर्पण भाव पैदा करना। फिर आता है सृजनात्मकता एवं अनुसंधान। अब देखिए सृजनात्मकता को हम रचनात्मकता भी कहते हैं, इंग्लिश में क्रिएटिविटी भी कहते हैं। क्रिएटिविटी व रिसर्च पर भी जोर देना, और ये ज्यादातर कौन से विषय में होता है? विज्ञान विषय के अंदर। उसके बाद देखिए अंतःक्रिया, अर्थात यहां पर जो जोर दिया गया है अंतःक्रिया पर, जो प्राकृतिक वातावरण और मानवीय जो वातावरण है इन दोनों के बीच में अंतःक्रिया या हम कहें दोनों में संबंध स्थापित करना। अब देखिए हम बात करेंगे पाठ्यचर्या के विकास की। ये थोड़ा सा ध्यान देना, विश्व में यदि हम बात करें सबसे पहले जो पाठ्यचर्या जो शब्द दिया गया था वो कब दिया गया था? 1890 में। सर्वप्रथम पाठ्यचर्या का विचार कब दिया गया? 1890 में। उसके बाद देखिए पहली बार 1918 के अंदर बोबिट द्वारा, देखिए जो फ्रैंकलिन बोबिट हैं उनके द्वारा क्या बनाया गया? करिकुलम। और उसी करिकुलम को देखिए कहा जाता है द करिकुलम फ्रैंकलिन बोबिट, उनके द्वारा निर्मित। देखिए लेकिन अब हम देखेंगे इसके बाद भारत के अंदर, और भारत के अंदर देखिए यदि हम देखें जो हमारी पाठ्यचर्या है, सबसे पहले जो पाठ्यचर्या बनाई गई थी भारत के अंदर एक तरह से सबसे जो महत्वपूर्ण थी वो थी कोठियारी आयोग द्वारा। कोठियारी आयोग जो पाठ्यचर्या का निर्माण किया, कब किया? 1964 और 66 में। इसी को ही कहा जाता है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। और इसके बाद देखिए हमारी पाठ्यचर्या का निर्माण होता है, और यहाँ मैं आपको पहली पाठ्यचर्या दिखा रहा हूँ जो हमारे देश में एनसीईआरटी ने द्वारा बनाई गई पहली पाठ्यचर्या के मूल दस्तावेज है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और जिसका नाम यहाँ लिखा हुआ है 10 वर्षीय स्कूल के लिए पाठ्यचर्या एक रूपरेखा, और यहाँ भी लिखा हुआ है। तो भारत में पाठ्यचर्या निर्माण का दायित्व किसका है? और भारत में इस पाठ्यचर्या निर्माण का दायित्व है एनसीईआरटी, इसके द्वारा पाठ्यचर्या बनाई जाती है। निर्मित कब निर्मित हुई? पहली बार पाठ्यचर्या जो बनाई गई थी 1975 में, पहली बार। लेकिन इस 10 वर्षीय जो पाठ्यचर्या को कहा जाता सलाहकार दस्तावेज। सलाहकार दस्तावेज क्यों कहा गया इसे सलाहकार? इसे राष्ट्रीय स्तर का दर्जा नहीं दिया गया था इस पाठ्यचर्या को। क्यों? क्योंकि 1975 में हमारी शिक्षा एक राज्य सूची का विषय थी, इसलिए देखिए इसे हम राष्ट्रीय स्तर का दस्तावेज नहीं कहते। लेकिन पहली बार देखिए एनसीईआरटी द्वारा बनाई गई पाठ्यचर्या जिसका नाम है 10 वर्षीय स्कूल के लिए पाठ्यचर्या एक रूपरेखा 1975, केवल इसे कहा गया सलाहकार दस्तावेज। और पहली बार यानी सर्वप्रथम किसी एजेंसी द्वारा बनाया गया पाठ्यक्रम, सर्वप्रथम
पाठ्यचर्या का निर्माण किया गया। पाठ्यचर्या का निर्माण किया गया। और ये निर्माण भी किसने किया गया? निर्माण किया, और निर्माण करने वाली एजेंसी का नाम है एनसीईआरटी दिल्ली। इसने बनाया पाठ्यचर्या, और इसे केवल क्या कहा गया? ये सलाहकार दस्तावेज कहकर और इस बात को खत्म कर लिया। राष्ट्रीय स्तर का दर्जा नहीं मिला। इसके बाद देखिए हमारी बनती है नई शिक्षा नीति 1986। मैंने शुरुआत में ही बताया, जब जब शिक्षा नीतियां बनती हैं तब तब नए पाठ्यक्रम जारी किए जाते हैं। वो आपके सामने हैं। नई शिक्षा नीति बनी थी 1986 में, और 1986 के 2 साल बाद इस शिक्षा नीति को लागू करने के लिए 1988 में एनसीएफ का गठन किया गया। देखिए कब गठन किया गया? 1988 में, और एक नया पाठ्यक्रम जारी हो जाता है। लेकिन इस समय शिक्षा राज्य सूची का विषय नहीं थी। 42वें संविधान संशोधन के बाद 1976 के बाद देखिए हमारी शिक्षा को क्या बना दिया गया? समवर्ती सूची का विषय, जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों का अधिकार क्षेत्र होता है। और इसीलिए एनसीएफ का पूरा नाम है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। क्या नाम है पूरा? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और शॉर्ट में हम कहते हैं एनसीएफ। यानी ये जो एनसीएफ 1988 में बनाया गया, इसका पूरा नाम था द नेशनल करिकुलम फॉर एलिमेंट्री एवं सेकेंडरी एजुकेशन, ए फ्रेमवर्क 1988। किसके द्वारा बनाए गए? ये एनसीईआरटी, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या निर्माण की जिम्मेदारी किसकी है? एनसीईआरटी की है। इसके द्वारा बनाया गया, और इसी को पहला राष्ट्रीय दस्तावेज कहा गया। पाठ्यचर्या का प्रथम राष्ट्रीय स्तर का दस्तावेज, राष्ट्रीय स्तर का दस्तावेज किस पर आधारित था? 1986 की शिक्षा नीति पर आधारित। इसके बाद देखिए, और आप देखिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, और इसे भी कहा गया एनसीएफ, और ये कहलाया 2000। अब आप कहेंगे कि साहब नई शिक्षा नीति तो आई नहीं, ये 2000 में कहां से आ गया? क्योंकि केंद्र में सरकार बदल गई, एनडीए की सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। उस समय वहां पर एनडीए सरकार ने कहा कि हम पाठ्यक्रम को बदलेंगे, जो पुराना पाठ्यक्रम चल रहा है उसको बदला जाएगा, और उसी का परिणाम है एनसीएफ 2000। और ये किसके द्वारा जारी किया गया? एनसीईआरटी द्वारा। एनसीईआरटी द्वारा, अर्थात जो देखिए 1988 का एनसीएफ था उसे बदल दिया गया। बदलने के लिए ज्यादा कुछ था ही नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि नई शिक्षा नीति थोड़ी आई थी कि पूरा पाठ्यचर्या को बदल दिया जाए। वही पाठ्यचर्या थी जो पहले से थी, केवल इसका थोड़ा बहुत बाहरी आवरण बदला और नया नाम दे दिया गया एनसीएफ 2000। और एनसीएफ 2000 देखिए जो बनाया गया था, पहले वाला 1988 का जो एनसीएफ था उसी का संशोधित रूप था, और ज्यादा कुछ बदलाव उसमें नहीं किए गए। और ये कब बनता है? और इसे भी राष्ट्रीय स्तर का दस्तावेज कहा जाता है। ये कौन सा है? दूसरा। कौन सा स्थान है इसका? दूसरा। पहला 1988 में आया, और दूसरा राष्ट्रीय स्तर का दस्तावेज आता है 2000 में। और उसके बाद देखिए 2005 के अंदर जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार समाप्त होती है, उसके बाद यूपीए फर्स्ट आती है और भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं श्री मनमोहन सिंह जी। और मनमोहन सिंह जी के समय देखिए दोबारा से एनसीएफ का फिर गठन किया गया और एक नया एनसीएफ जारी किया गया। और वो कब जारी किया गया? 2005 में। और इसे हम शॉर्ट में कहते हैं एनसीएफ 2005 भी कहते हैं। और ये अभी तक का नवीनतम दस्तावेज है, अर्थात राष्ट्रीय स्तर की तीसरी पाठ्यचर्या।
इस तरह से एक एक करके पाठ्यचर्या बनती रही। अब हमारे पास पढ़ने के लिए है ये नवीनतम दस्तावेज यानी एनसीएफ 2005, जिसे मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा पूरे डिटेल से कि किस तरह से एनसीएफ 2005 का गठन किया गया और उसमें सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया गया। ये मैं यहां भी बता देता हूं, इस एनसीएफ में सबसे ज्यादा जोर दिया गया था क्रियाकलाप, या हम कह दे गतिविधि, गतिविधियों पर जोर दिया गया। इसके अंदर यह कहा गया बच्चे को देखिए जो सूचनाओं का बोझ है उससे बचाना है, बच्चे को कुछ ना कुछ नया सिखाना है, अर्थात उसे क्रिएटिविटी सिखानी है और क्रियाकलापों को इसमें क्या किया गया, शामिल किया गया एनसीएफ 2005 में। और इस तरह से आज का जो हमारा वीडियो था वो पाठ्यचर्या का अर्थ, चाहे शाब्दिक अर्थ हो, उसके अलावा दूसरा जो हमने देखा संकुचित और विस्तृत अर्थ, उसके बाद उसके उद्देश्य, और उद्देश्यों के बाद हमने देखा पाठ्यचर्या का विकास एक एक करके। तो आज का अध्याय हमारा समाप्त होता है। इसके सेकंड पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा एनसीएफ 2005।